तो भारत पाकिस्तान का मैच फाइनली जो है वो बारिश के चलते रद्द कर दिया गया है। भारत ने जब पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी की तो 266 रन स्कोर बोर्ड पर लगाया और पाकिस्तान को 267 का टारगेट दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगातार बारिश के चलते, ड्रिजलिंग के चलते ये जो मैच है वो रद्द कर दिया गया है। तो आइए ज़रा एक नज़र डालते हैं कि भारत का जो बैटिंग स्कोर कार्ड था वो किस तरह का था, क्या क्या हमने गलतियाँ की, क्या क्या हमारे पॉजिटिव्स रहे। एक बार अगर देखें तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपन करने आए थे, जिस तरह हमने भी हमारी जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 बनाई थी उसके अकॉर्डिंग। बट अनफॉर्चुनेटली देखिए हुआ क्या कि शाहीन शाह अफरीदी जो है उनके आगे कोई टिक नहीं पाया। ठीक है, बारिश से पहले वो ऐसा लगा रहा था कि अपना फॉर्म और रिदम ड्रेसिंग रूम में भूल के आया है, लेकिन जैसे ही वो स्लाइट हॉल्ट हुआ 5 या 6 ओवरों के बाद और वापस खिलाड़ी फील्ड पर आए खेलने के लिए, तो तब शाहीन शाह अफरीदी एक अलग ही लेवल के बॉलर दिख रहे थे। तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ये दोनों ही बहुत देर तक सरवाइव नहीं कर पाए। पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है उनके सामने रोहित शर्मा बोल्ड हो गए, फिर शुभमन गिल को हारिस रऊफ ने बोल्ड किया। विराट कोहली आया, विराट कोहली के साथ भी वही कहानी रही कि वो एक अनलकी सा डिसमिसल था। अगर कोई दूसरा दिन होता तो वो विकेट कीपर के बाजू से चौके के लिए निकल जाती गेंद, तो वो भी प्ले डाउन हो गया। श्रेयस अय्यर फिर एक तेज शॉर्ट बॉल को बाउंड्री के लिए मारने गए, लेकिन फ़खर जमान बीच में आ गए, उन्होंने कैच पकड़ ली। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने एक बहुत ही मैच्योर पारी खेलकर 138 रनों की पार्टनरशिप लगाई। फिर रविंद्र जडेजा भी, उनको जो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी गेम को फिनिश करने की, उसे ख़त्म वो नहीं कर पाए, उसे भुना नहीं पाए। शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, ये दोनों भी गेम को अंत तक नहीं लेके जा पाए। पूरे 50 ओवर भारतीय टीम खेल नहीं पाई। और फिर इसी तरह से जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज ये भी डेथ के ओवरों में आउट हो गए। पाकिस्तान की अगर मैं गेंदबाजी की बात करूँ तो यहाँ स्टैंड आउट बॉलर जो थे वो शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ थे। हालांकि नसीम शाह को भी आप उनमें गिन सकते हैं क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है वो हारिस से अच्छी है। तो शाहीन की अगर मैं बात करूं तो 10 ओवर 35 रन देकर 4 विकेटें, नसीम की 8.5 ओवर 36 रन देकर 4 विकेटें, हारिस 9 ओवर 58 रन, स्लाइटली थोड़े से महंगे रहे लेकिन उनके खाते में भी 3 विकेटें। पाकिस्तान के स्पिन बॉलर्स को एक भी विकेट नहीं मिली। ये एक बहुत शॉकिंग बात थी कि क्योंकि पिच जो है उस पर हल्की फुल्की स्पिन जो है वो मौजूद थी, लेकिन फिर भी शादाब खान हो, चाहे वो मोहम्मद नवाज या फिर सलमान अली आगा, किसी को भी एक भी विकेट नहीं मिली। तो रोहित शर्मा के डिसमिसल की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स सी वो टेक्निक लेकर उतरे थे शाहीन शाह अफरीदी के इन स्विंग को काउंटर करने के लिए। लेग स्टंप का उन्होंने गार्ड पकड़ा था, पैर जो अपना वो लेग स्टंप पर जमा लिया था और सिर्फ गेंद हाथ के साथ और बल्ले के साथ गेंद की तरफ जा रहे थे, पैर अपना मूव नहीं कर रहे थे। तो देखिए ये जो टेक्निक है ये तब तक तो ठीक है जब तक आप एलबीडब्ल्यू नहीं हो रहे, गेंद जो है वो आपके पैड पर नहीं लगेंगी, लग भी अगर गई तो आप 3 विकेटों के सामने नहीं होंगे। लेकिन देखिए जैसे ही आप पैर मूव करना बंद कर देते, सिर्फ हाथों के साथ गेंद के पास जाते, तो बैटर और पैड में गैप बनता है। तो और वही हुआ जब शाहीन शाह अफरीदी ने ऑफ स्टंप की वो इन स्विंगर डाली, ऑफ स्टंप के लाइन पर रोहित जो है पैर उनका हिला नहीं, बैट के साथ सिर्फ गेंद को डिफेंस करने चले गए और वो गैप बन गया बैट पैड के बीच में से और गेंद बीच में से निकल गई। विराट की बात करूं तो विराट का मैंने जैसे भी पहले भी बताया कि वो एक बहुत ही अनलकी सा एक बोल्ड था, ड्रैग डाउन था, क्योंकि अगर दूसरा अगर कोई दिन होता तो वो एज लगकर विकेट कीपर के बाजू से चौके के लिए निकल जाती गेंद। तो देखिए फिर जब भारत 4 विकेटें खो चुका था, 66 पर 4 हो गया था, एक बहुत ही कमजोर सी स्थिति में ला दिया था पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने भारतीय टीम को, तब ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने अपना हाथ खड़ा किया कि चलिए अब हम रीबिल्ड करते हैं यहाँ से इनिंग्स को और वापस पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो वही हुआ, 138 रन की एक लंबी साझेदारी, एक फ्रस्ट्रेटिंग साझेदारी इन दोनों ने की। ईशान ने जो है वो 81 गेंदों पर 82 रन बनाए, हार्दिक ने 90 गेंदों पर 87 रन बनाए। दोनों ही बहुत मैच्योरिटी और पेशेंस के साथ बैटिंग कर रहे थे। ईशान की तो मैं जहाँ तक बात करूँ कि उनकी ये जो इनिंग्स है वो सबसे यादगार होंगी मेरे ख्याल में, क्योंकि उनका जो बैटिंग करने का नेचर है वो अग्रेसिव है और उन्होंने इससे ज़्यादा पेशेंस कभी होल्ड करके रखा मुझे ऐसा याद नहीं आता अभी तक। वही अगर मैं हार्दिक की बात करूँ तो हार्दिक जो है वो अपना वही रोल प्ले कर रहे थे जो इससे पहले उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2022 में किया था पाकिस्तान के खिलाफ, बार रन बॉल 40 किए थे, विराट कोहली के साथ टिके रहे दूसरे छोर पर। तो ये जो एक 138 रनों की पार्टनरशिप है इसने वापस से एक प्रेशर डाल दिया था पाकिस्तान के ऊपर। यकीन मानिए अगर यहाँ कहीं 138 की जगह ये 200 की पार्टनरशिप हो जाती या 180 की पार्टनरशिप हो जाती और बोर्ड पर 300-320 लग जाते
तो फिर जो हालत होती ना पाकिस्तान टीम की, वो देखने लायक होती, क्योंकि चेस तो आप भी 280 290 इतने हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में नहीं कर पाते। वही अगर मैं इस वाली इनिंग्स के स्टैंड आउट बॉलर की बात करूँ, शाहीन शाह अफरीदी, तो बिल्कुल शाह की तरह खेल रहे थे, शहनशाह की तरह खेल रहे थे। देखिए जब मैच शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि अपना फॉर्म और रिदम जो है ना वो पकड़ ही नहीं पा रहा है। कभी इन स्विंग डाल रहे हैं तो वाइड हो जा रही है, बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो तो चौथे स्टंप पर गेंद चली जा रही है स्विंग होकर। तो वो जो एक निप रहता है ना उनके बॉल में कि वो लाइन टू लाइन पकड़ के रहते हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जैसे ही वो एक ब्रेक आया बीच में 4 या 5 ओवरों के बाद, जहाँ वो गेम रुका, उसके बाद जब शाहीन शाह गेंद करने आया ना तो फिर वो एक अलग ही लेवल के गेंदबाज दिख रहे थे। बिल्कुल टप्पे पे लाइन टू लाइन डिसिप्लिन बॉलिंग आगे कर रहे थे, आगे से स्विंग करने की कोशिश कर रहे थे। और उसी का नतीजा हुआ कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों भी आउट हो गए। विराट कोहली वो सिंगल के लिए खेलने जा रहे थे, उस गेंद को स्लिप के कॉर्डन के बाजू से, वहाँ वो बोल्ड हो गए। रोहित शर्मा जो डिफेंस करने जा रहे थे उसकी हमने पहले भी अभी बात की। और उसके बाद अंत में अगर भी रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या की उन्होंने विकेटें ली। हार्दिक पांड्या जो कि सेट थे, स्लोअर वन उन्होंने करी 125 की गेंद, हार्दिक चेक करने चले गए शॉट को और कैच हो गए बाबर के हाथों। वही जडेजा की जहाँ तक बात है तो वो कट करने गए बॉल को और रिजवान के हाथों कैच हो गए। तो शाहीन का ये जो स्पेल था वो 10 ओवर उन्होंने करे, मात्र 35 रन दिए, 4 विकेटें चटकी और 3.5 की इकोनॉमी। अब आइए एक बार बाबर की कप्तानी पे भी कर लेते हैं चर्चा। बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, बहुत मॉकिंग हो रही है उनके कप्तानी के स्किल्स की। तो देखिए मुझे जो लगता है पर्सनली, मुझे जो फील होता है कि बाबर ने जो कल कप्तानी की वो बहुत ही वाहियात, बहुत ही निचले दर्जे की और बहुत ही क्लूलेस लग रहे थे कल। क्योंकि इसका मैं आपको अगर तर्क दूँ तो जब पाकिस्तान के तेज गेंदबाज लगातार वो विकेटें चटका रहे थे, 3-4 विकेटें उन्होंने कुछ 15 या 17 ओवर में चटकाई भारत की, तो तब तो ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम वाह भाई क्या चेंजेस कर रहे हैं। पहले नसीम और शाहीन से शुरुआत कराई, उसके बाद हारिस रऊफ को लेकर आए। हारिस रऊफ ने पहला ओवर भले भी महंगा खाया लेकिन फिर उनको बैक किया। दूसरे ओवर में उन्होंने श्रेयस की विकेट चटकाई। लेकिन फिर जैसे ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने वापस प्रेशर डाला ना पाकिस्तान पर, तो फिर ये बाबर आजम वो बाबर आजम नहीं लग रहे थे जो कि क्विक चेंजेस कर रहे थे, समझदारी से फील्ड सेटिंग कर रहे थे, जहां गेंद जाएंगी वही फील्डर लगा रहे थे। ये एक बिल्कुल ही क्लूलेस से कैप्टन लगने लग गए थे। मुझे याद है जब ये स्टैंड कुछ 70-75 रनों का हो गया था तो सलमान अली आका को उन्होंने बुलाया कि आइए आप कप्तानी गेंदबाजी करिए, इस स्टैंड को तोड़िए। लेकिन फिर भी जो है वो उन्होंने फास्ट बॉलिंग बीच में नहीं लगाई ना। उन्होंने शाहीन का मुझे याद है 1 या 2 ओवर उन्होंने कराए थे बीच में, लेकिन ना हारिस रऊफ आए 1 ओवर डालने, ना नसीम शाह आए। तो ये एक बहुत ही बिजार कप्तानी थी। बहुत हाइप बनाई जाती है उनकी कि ये एक बहुत ही डिसेंट कप्तान है, सरफराज अहमद के बाद यही एक पाकिस्तान में कप्तान है जो कि पाकिस्तान को बड़ी ट्रॉफियाँ जीत के ला सकते हैं। लेकिन कल जिस तरह की वो पैनिकनेस दिखा रहे थे ना जब वो स्टैंड लगा ईशान और हार्दिक का, तो उससे साफ नजर आ गया कि इनकी जो कप्तानी स्किल है ना वो वहीं तक सीमित है जब तक इनके गेंदबाज विकेटें ले रहे हैं। देखिए ये जो पाकिस्तान की टीम है ना, ये वही टिपिकल टीम है जो कि पिछले 10 साल 15 सालों से चलती आ रही है कि जैसे बिग मैच आ गया, कोई बड़ा ओकेजन आ गया तो वहाँ आपके कैचे छूटने लगते। हालांकि कल तो कोई कैच नहीं छोड़ी, लेकिन फील्डिंग ये बहुत ही खराब दर्जे की थी फील्डिंग कल की। जहाँ सिंगल होने चाहिए थे वहाँ चौके जा रहे हैं पैरों के नीचे से, जहाँ 1 रन होने चाहिए थे वहाँ डबल ट्रिपल आ रहे हैं। तो ये भी कोई अलग पाकिस्तान की टीम नहीं है, ये भी वही सेम गलतियाँ कर रही है जो इसके पहले पाकिस्तान की जो टीमें थी अलग अलग कप्तानों के अंडर, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, मिसबाह उल हक हो, यूनुस खान हो, तो इनके अंडर जैसी टीमें खेलती थी बाबर के अंडर भी वैसी ही कर रही है। क्योंकि मुझे और साथ ही साथ अगर मैं स्पिन बॉलिंग की भी अगर बात कर दूँ तो अगर आप इन 3 पेसर्स को बाहर हटा देना पाकिस्तान टीम से तो इनकी जो स्पिन बॉलिंग है ना वो इतनी निकम्मी है कि वो 3-4 भी आउट करना उनको ऐसा लगने लगेगा कि कितना बड़ा बोझ है। शादाब खान की इतनी बड़ी हम हाइप बनाते हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि शादाब खान जो है वो इस वनडे की टीम में इसीलिए खेल रहे हैं क्योंकि उनकी ऑलराउंड स्किल्स बहुत ही बढ़िया है। फील्डिंग वो अच्छी करते, गन फील्डर है, बल्लेबाजी आखिरी में आके 40-50 लगा सकते हैं फिनिशिंग ऑर्डर में। लेकिन उनकी जो गेंदबाजी है, स्पिन बॉलिंग, वो बहुत ही बेकार है। कल भी जिस तरह हमने देखा
ना बॉल को वो सही टप्पे पे पिच कर रहे थे, कभी एकदम ही शॉर्ट कर रहे थे, कभी बिल्कुल ही आगे कर रहे थे, बॉल को स्पिन होने का चांस नहीं दे रहे थे। वही अगर मैं मोहम्मद नवाज़ की बात करूँ तो वो शुरुआत में लग रहा था कि एक टप्पा पकड़ के गेंद डाल रहे हैं, वो मिडल स्टंप से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन उनको भी एक दो चौके जब लगे, हार्दिक ने जब उनको बाउंड्रियां मारी तो वो भी पैर पकड़ने पर आ गए थे। फिर सलमान अली आगा जो है वो कोई इतनी बहुत कोई स्पिन नहीं करते, बॉल को स्टंप टू स्टंप रखते हैं, लेकिन वो भी कोई फुल टाइम गेंदबाज नहीं, वो पार्ट टाइमर है, 3-4 ओवर ही आपको निकाल कर देते। तो चलिए ये कुछ बातें थी कल की मैच के एक पोस्ट मैच एनालिसिस में जो मुझे करनी थी, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि किस तरह से भारत ने बैटिंग की, कौन कौन सी गलतियां भारत ने की, पाकिस्तान ने कौन कौन सी गलतियां कल के मैच में की। तो खैर मिलते हैं, भारत और नेपाल का अगला मैच है 4 तारीख को, उसके प्री मैच एनालिसिस के वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं।